This is not the best place for a science student. हॉस्टल वर्सेस डे स्कॉलर, एनसीसी डिफेंस में किस तरह से हेल्पफुल रहती है, कंसिस्टेंसी और अपने मोटिवेशन को किस तरह से मेंटेन रख, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पर किस तरह से स्टूडेंट को प्रमोट करती है। अच्छा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए लगभग कितना समय मिल जाता है तैयारी करने? DU बडी एक है, वहाँ से आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। यूनिवर्सिटीज़ में टाइम काफ़ी वेस्ट होता है, मैंने खुद देखा है। फर्स्ट हिंदू छोड़ने का ओवर BHU। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। हमारे साथ हैं गणेश पांडे जो कि BSc सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। इनसे हम जानेंगे इनकी CUET की स्ट्रेटजी क्या रही और कॉलेज लाइफ के बारे में इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो गणेश, वेलकम आपका। थैंक यू भैया। कैसी आपकी CUET की जर्नी रही थी? CUET की जर्नी तो मैं 2024 का हूँ, तो बोर्ड्स के बाद मेरी स्टार्ट हो गई थी। बोर्ड्स में मैंने NCERT कर ली थी, NCERT से थियरी वगैरह कर ली थी। बोर्ड देने के बाद मेरे पास लगभग 1.5 महीने का समय था, उसके बाद मुझे CUET का एग्ज़ाम देना था। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो मैंने बोर्ड्स में नोट्स वगैरह बनाए तो उसको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया। NCERT की रीडिंग लगाई, NCERT के पीछे की जो बैक साइड्स के क्वेश्चंस हैं उनको किया, जो कि बहुत हेल्पफुल थे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और उसके बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे और उसके बाद रिवीजन मॉक टेस्ट और कुछ बुक्स हैं जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन देती थी NCERT सिलेबस पे, उसको करने के बाद फिर मैं पेपर दे दिया था। आपने BHU को क्यों चूज़ किया? हाँ भैया, मेरा CUET में स्कोर था 434 आउट ऑफ 600, जिससे मुझे DU में हिंदू कॉलेज, जिसमें मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स, वहाँ ऑनर्स नहीं चलता है, और यहाँ BHU में मैथ ऑनर्स मिल रहा था। अब मेरे पास ये चॉइस थी कि मुझे इन 3 कॉलेजेस में से, 3 यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी चुननी थी। तो मैंने BHU इसलिए चुना क्योंकि BHU मुझे इन 2 यूनिवर्सिटीज़ से अच्छी इसलिए लगी। एक तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है हॉस्टल। ये एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है जो कि एशिया की लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको हॉस्टल मिल जाता है अगर आपकी मेरिट अच्छी होती है, और हॉस्टल में रहना और हॉस्टल लाइफ का एक्सपोजर लेना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी के पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में। मैंने देखा जब मैं रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी में रह सकता हूँ तो मैं वहाँ रह करके काफ़ी चीज़ें सीख सकता हूँ जो कि मैं एज अ डे स्कॉलर नहीं सीख सकता। अभी यहाँ हॉस्टल में हूँ, मुझे यहाँ पर लगभग इंडिया के हर एक कोने से लड़के मिलते हैं। वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का कल्चर, और आपको पता चलता है कि कितनी मेहनत आप कर रहे हैं, दूसरा कितना कर रहा है। तो एक सेंस ऑफ जो स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटेंस रहती है वो भी बनी रहती है। तो एक हॉस्टल था, दूसरा नज़दीक, और तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न था मुझे हिंदू छोड़ने का ओवर BHU, वो है BHU की अफोर्डेबिलिटी। अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हॉस्टल मिल जाता है तो 2000 हमारी सेमेस्टर्स की फ़ीस है, वहाँ 29,000 सेमेस्टर की फ़ीस है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको दिल्ली में रहना पड़ेगा, और दिल्ली में रहना, वहाँ का अकोमोडेशन, फूड, वो काफ़ी महंगा पड़ जाता। और यहाँ पर अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है तो काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं, जो आपका फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो जाता है। एक ये रीज़न था, और ये 2 रीज़न की वजह से मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ करके BHU को चुना। आपके टाइम पे जैसे कि जो आपका CUET का एग्ज़ाम था वो OMR बेस्ड था, अभी CBT हो गया है, तो कौन से स्टडी मटेरियल से वो अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं? देखो भैया, मैं 2024 में आया था, इसके पहले भी CBT बेस्ड ही होता था, लेकिन उसमें ये था कि आपका जो स्कोर है वो 600 का होता था। फिर हमारे टाइम पे उन्होंने OMR बेस्ड कर दिया, इसके बाद फिर इन्होंने CBT कर दिया, लेकिन इस बार 250 नंबर पर सब्जेक्ट कर दिया। तो अब देखो, जैसा आपका एग्ज़ाम होता है वैसा आपको एक्सपोजर लेना पड़ता है पहले ही। जैसे मेरे केस में क्या था कि हमारे टाइम पे जो एग्ज़ाम था वो OMR बेस्ड था, तो हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम कितना अच्छा बबल कर पा रहे हैं, हमारी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। तो उसके सेंस में आपको ऑफलाइन जो मॉक टेस्ट आते हैं, जो बुकलेट्स आती हैं OMR के बेस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर अब की बात करें या पिछले साल की बात करें, जब CBT बेस्ड हो गया एग्ज़ाम, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस एग्ज़ाम हॉल का एक्सपोजर एक्सपीरियंस कर पाओ। आपको ये पता लग सके कि जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा मुझे कैसे रफ शीट में सॉल्व करनी है, कैसे क्लिक करना है, कैसे मार्क फॉर रिव्यू करना है, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, घड़ी चलेगी मेरे सामने, जो प्रेशर रहेगा उसको कैसे हैंडल करना है। तो उसके लिए आपको वो एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल करने के लिए उस सिमुलेशन में जाना पड़ेगा, और जिसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एग्ज़ाम से पहले ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाली जितनी भी साइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन मॉक देती हैं CUET के इंटरफेस पे, और CUET प्रीवियस ईयर बेस्ड या उससे रेलिवेंट, वो आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में अंडर प्रेशर पैनिक कर जाओगे। तो उसके लिए अगर आपको जहाँ से भी फ्री रिसोर्सेज मिलता है, PYQ बेस्ड मॉक टेस्ट मिलते हैं, वो आप लगा सकते हैं। और जनरली जो 2-3 नाम काफ़ी फेमस है उसमें से DU बडी एक है, वहाँ से आप
ज़रूर प्रैक्टिस करिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका ये कॉलेज का डेली रूटीन क्या रहता है? देखो भैया, फर्स्ट सेमेस्टर जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कई सारे सब्जेक्ट्स थे। क्योंकि मैं एनईपी में था तो आपको पता है एनईपी में कितने सारे सब्जेक्ट इन्होंने ऐड कर दिए हैं। आपको बीएससी पढ़ना है, एसी पढ़ना है, सेक पढ़ना है। तो उस टाइम पे तो हमारा ज़्यादातर टाइम पूरा कॉलेज की क्लास करने में ही निकल जाता था। सुबह हम 9 बजे क्लास करते थे, 4 बजे तक हमारी क्लासेस चलती रहती थी, बीच में लंच रहता था। तो उस टाइम पे तो ये था कि फर्स्ट ईयर था तो कॉलेज करते थे, कॉलेज का थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जिम वगैरह करने लगे। और उसके बाद मतलब फर्स्ट ईयर तो काफ़ी रिलैक्स निकला, काफ़ी इन्जॉयमेंट में निकला। पर जब मैं सेकेंड ईयर में आया हूँ तो सेकेंड ईयर में मुझे ये लगा कि अब जो हमारी क्लासेस चलती हैं वो सेकेंड हाफ में चलती हैं। मतलब आपकी 1 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं और 5 बजे तक चलती हैं। तो उसमें मैंने अपना रूटीन थोड़ा चेंज किया कि सुबह उठना है, सुबह उठ करके जो आपका टाइम है 6 से लेकर के 11 बजे तक का, उसमें आपको जो पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर आप क्लासेस कर सकते हो। क्लासेस आने के बाद आप थोड़ा आराम करो, फिर आप अपना डिनर करो, तो फिर आप अपना एक और टाइम स्लॉट निकाल सकते हो पढ़ने के लिए। तो रूटीन ये रहता है, सुबह उठना है, अपना एक जो स्लॉट है मॉर्निंग का उसको पढ़ाई में यूज़ करना है, फिर आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज से आने के बाद आराम करना है, फिर जो आपका नाइट वाला स्लॉट है उसमें आप आराम से अपना पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी में टाइम वेस्ट बहुत होता है स्टूडेंट का, कभी पता नहीं लगता है 3 साल कब निकल गए। तो आपका फर्स्ट ईयर और आने वाले स्टूडेंट को क्या बताना चाहिए? देखो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने डिस्कस किया है कि यूनिवर्सिटीज़ में टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। मैंने खुद देखा है फर्स्ट ईयर में, मेरे सारे दोस्तों ने, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपके पास एक मेजर चलता है, एक माइनर चलता है, बाकी आपके यही एनईपी के सब्जेक्ट रहते हैं जिनका लोड बहुत कम रहता है। क्योंकि ये सारे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं। अगर आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी अच्छे से पीडीएफ पढ़ के चले जाते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब आप सुपर ग्रेड जो कहते हैं हम 10 आउट ऑफ 10 वाला ग्रेड बहुत ईजिली अचीव हो सकता है इसमें। तो अगर आपके पास फर्स्ट ईयर में टाइम है तो उस टाइम का आपको यूटिलाइज़ करना है। देखो मैंने जो पिछले 2 सालों में यहाँ पर जो आने वाले लड़कों को देखा है उनको मैं 3 कैटेगरी में बांटता हूँ। एक जो सबसे बल्क आता है ऑडियंस, मतलब जो यहाँ पर आती है वो आती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को लेकर के। दूसरा, आप वो एकेडमिक्स में ही आगे जाना चाहते हैं, जैसे उसमें आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देंगे, नेट का एग्ज़ाम देंगे। और तीसरा एक मैं और देखा हूँ, उनमें से कुछ लोग होते हैं जिनको कॉर्पोरेट में जाना होता है, या तो इधर वो स्टैट्स में अपना एमएससी करते हैं या तो वो कैट वगैरह एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आप बीएचयू आ रहे हो तो आप इस किन 3 कैटेगरीज़ में लाई कर रहे हो, सबसे पहले ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। सबसे पहले अगर मैं कैटेगरी 1 की बात करता हूँ जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि मेरी जो अटेंडेंस है वो 70% मेंटेन रहे, और मेरी जो सीजीपीए है वो इतनी 6 से 8 के बीच में रहे। आपको बहुत ज़्यादा उसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। पर साथ ही साथ जो आपको अपना टाइम मिल रहा है उस टाइम का आप कितना अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाते हैं आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए, कि आपको माइनर से टाइम मिल गया या मेजर से टाइम मिल गया तो आप आ गए अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपको 2-2 चीज़ें लेकर के चलनी है। फिर दूसरी कैटेगरी के वो बच्चे आते हैं जिनको आगे एकेडमिक्स में जाना होता है, जैसे वो आईआईटी जैम, सीयूटी, पीजी, सीआईएसआर, नेट की प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हो तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आप कोर्स में अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको आपको बहुत अपना स्ट्रॉन्ग करके चलना है, ताकि जब आप अपने एंट्रेंस में आगे इस कोर्स का एंट्रेंस दोगे तो ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहे। मैंने जो पहली कैटेगरी की करी उनसे आपको अपने ये कंपेयर करके नहीं चलना है कि वो कितना पढ़ रहे हैं तो मैं उतना पढ़ूँ, क्योंकि उनका जो टारगेट है वो अलग है, आपका टारगेट बिल्कुल अलग है। तो आपको ये मेंटेन करना है कि जो आपकी सीजीपीए वो भी काफ़ी अच्छी रहे, ताकि कल को कहीं पर अगर ऐसा हो जाता है कि इतने के ऊपर ही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं तो वहाँ पर आप लैक ना करें। और दूसरी बात ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और अपना जो सब्जेक्ट है उस पर काफ़ी अच्छी कमांड करनी पड़ेगी। तीसरी कैटेगरी जो कि बहुत कम होती है, पर वो भी उस कैटेगरी के भी लोग आते हैं। इस कैटेगरी के ज़्यादातर आपको डीयू वगैरह में मिल जाएंगे, पर बीएचयू में भी होते हैं जो आगे प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं या कॉर्पोरेट लाइफ में जाने के बारे में सोचते हैं, या तो वो स्टैट से अपनी यहाँ पर ग्रेजुएशन करते हैं फिर यहीं से मास्टर्स कर लेते हैं, या तो वो अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं जैसे निमसेट हो गया, कैट हो गया। अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा ये देखना है कि आप अपनी जो स्किल है वो तो है ही, आप अपनी सॉफ्ट स्किल कितनी अच्छी डेवलप कर रहे हो, आप कितने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को अपनी कितने अच्छे डेवलप कर रहे हो, आप अपना पर्सनैलिटी कितना डेवलप कर रहे हो, ताकि कल को जा करके जब आपको पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में बैठना हो तो वो चीज़ें आपकी वहाँ पर रिफ्लेक्ट करें। तो आपको ये देख के चलना है कि आप बीएचयू आ रहे हो तो इन तीनों में से आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो उस डायरेक्शन में आपको मेहनत करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए लगभग कितना समय मिल जाता है तैयारी तो करने? ये डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हो। जैसे अगर मैं बताता हूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए गोल्डन ईयर होता है।
क्योंकि उस समय आपके पास स्कूल कॉलेज का लोड बहुत कम होता है। आपको बस अपना एक मेजर पढ़ना होता है, एक माइनर पढ़ना होता है, बाकी सारे एनईपी के कोर्सेज हैं जिसमें बहुत इजीली स्कोर किया जा सकता है। तो उस टाइम में आपको अपने फाउंडेशन पे बहुत ज़्यादा काम करना है, आपको चीज़ें हड़बड़ी में नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं, उसको आपको एकदम स्लो स्टडी स्टेट पे टाइम दे करके अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है। और फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा टाइम मिलता है आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। पर अगर आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया और आप अब सेकेंड ईयर में आते हो, अब सेकेंड ईयर में ये हो जाता है कि आपका पूरा दिन, उसका आधे से ज़्यादा एनर्जी और टाइम आपके कॉलेज में चली जाएगी। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में अपना टाइम वेस्ट कर दिया तो आप सेकेंड ईयर में चीज़ों को बहुत भागा भागी में करोगे, बहुत जल्दी में करोगे, और वो चीज़ें अंत में जा करके ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आपको ये डिसाइड आपने कर लिया कि मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो टाइम मिलता है, पर ये डिपेंड करता है आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपकी क्लासेस नहीं है तो आपका मन हुआ कि चलो घूम आते हैं, तो उस टाइम पर आपको आना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, ताकि आप जितना भी फालतू टाइम होता है उसको आपको अपनी स्टडी में लगाना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आप मोटिवेट हो, आपने 8 घंटे कर लिए, कल को फिर आप 2-3 दिन से घूम रहे। तो एक अगर आप कंसिस्टेंसी से मेंटेन करते चलोगे, फर्स्ट ईयर का जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ करोगे, चीज़ें आसान होती आगे चली जाएंगी, टाइम मिलता है। बिल्कुल। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पर किस तरह से स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो काफ़ी हैं। सबसे पहले मैं 2 चीज़ों में इसको बाइफरकेट कर देता हूँ। पहला स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो स्पोर्ट्स में आपका आगाज़ होता है और वर्चस होता है। वर्चस इंटर हॉस्टल स्पोर्ट कंपटीशन होता है, और जो आगाज़ होता है वो आपका इंटर डिपार्टमेंट होता है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर। और काफ़ी क्रिकेट से रिलेटेड भी काफ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की लीग्स वगैरह चलती रहती हैं। तो अगर आप एक स्पोर्ट इंथुजियास्ट हो और आपको ये है कि नहीं मुझे पढ़ाई के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स का भी डेवलप करना है, तो आप इन इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप पार्टिसिपेट करोगे तो उससे क्या होता है ना, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो स्पोर्ट्स में आप कई सारी अपनी क्वालिटी डेवलप करते हो। लीडरशिप क्वालिटी हो गई, आपका पेशेंस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको एकेडमिक्स से, किताबों से ज़्यादा अच्छे स्पोर्ट्स में सीखने को मिलेगी। तो स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छा होता है, रेगुलर होता है। अभी आगाज़ और वर्चस ख़त्म हुआ है, जिसमें मेरे एक दोस्त, कई सारे दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया है। तो अगर आप स्पोर्ट्स को लेकर आते हो तो उसमें आप कर सकते हो। अब मैं दूसरी पे आ जाता हूँ, जो कि है एक्स्ट्रा करिकुलर। उसमें आपका इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का इवेंट होता है, आकांक्षा करके है, फिर स्पंदन होता है जो इंटर फैकल्टी होता है, और भी कई सारे इवेंट होते रहते हैं। सोसाइटीज़ काफ़ी हैं। तो आप देखो आपका जिसमें इंटरेस्ट है, अगर आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, आपका डांसिंग में इंटरेस्ट है, आप स्किट में, ड्रामा में, जिसमें इंटरेस्टेड हो, आप उस सोसाइटी के लोगों से मिलो, उनसे कांटेक्ट करो, और टाइम पर जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करो। क्योंकि कॉलेज ऐसा टाइम है, जितना आप स्टेज पे आओगे, जितना आप मंच पर आओगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस होगा। एक्स्ट्रा करिकुलर में बिल्कुल कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं, और अगर आप इंथुजियास्ट हैं तो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी और अपने मोटिवेशन को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं? वो जो एक बेस्ट स्टूडेंट का माइंडसेट होता है, जागरूक वाला माइंडसेट, वो कैसे किया जाए? देखो भैया, मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में, पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी हो। तो कंसिस्टेंसी के लिए सबसे अच्छा ये, आप सुबह ये डिसाइड कर लो कि मुझे ये करना है, और शाम को ये देखो इसमें से कितना अचीव हुआ, 60%, 70%। अगर आप चीज़ें ट्रैक करते रहोगे तो वो कंसिस्टेंसी बनती रहेगी। पर अगर आप मान लो एक दिन आपका मन हुआ कि नहीं आज मुझे फोड़ देना है 8 घंटे 9 घंटे, फिर कल को 2 दिन आपने वेस्ट कर दिया, तो फिर वो तो कोई सेंस नहीं बनाता है। कंसिस्टेंसी का ये है, सबसे पहले आपको खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि क्या मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आया हूँ, या जो मेरा गोल है उसको लेकर के मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जर्नलिज्म कर सकते हो, आप नोट कर सकते हो, देख सकते हो, उससे कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत डेवलप होती रहती है। एनसीसी डिफेंस में किस तरह से हेल्पफुल रहती है? एनसीसी डिफेंस में बहुत हेल्पफुल है। अगर आप इस एम से आ रहे हो कि आपको कॉलेज के साथ साथ डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, जिसमें मेजरली आपका CDS आता है, CAPF आता है, और SSC के भी कई सारे एग्ज़ाम आते हैं। सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट बेनिफिट बता देता हूँ। अगर आप SSC की कोई एग्ज़ाम देते हो और अगर आपके पास NCC है तो आपको 20 मार्क्स वेटेज मार्क्स मिलता है एज ए C सर्टिफिकेट होल्डर को। और आप सोच सकते हो इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो आपको कितना बड़ा एज मिल रहा है, आप कितने लोगों से ऑलरेडी आगे हो। तो उसमें NCC का बहुत बड़ा रोल है। अब दूसरी बात मैं कर लेता हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम डिफेंस को लेकर के टारगेट कर रहे हो, CDS हो गया या CAPF हो गया, तो उसमें NCC कैसे रोल प्ले कर सकता है। जैसे अभी मेरे कई सारे दोस्त हैं जो NCC में इनरोल्ड हैं, तो वो कभी बेंगलोर चले जाते हैं, कभी वो अजमेर चले जाते हैं कैंप से रिलेटेड। वहाँ जा कर के वो कई सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि जिनको हम कहते हैं कि ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं जो आपके इंटरव्यूज़ में देखी जाती हैं। वो
ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बच्चे क्या करते हैं, उसको रट्टा मार लेते हैं और वो फेक करने की कोशिश करते हैं। पर अगर आप इन 3 सालों में एनसीसी के दौरान इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके सीखोगे तो वो जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी से डेवलप होती हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है। और वो एनसीसी तो डिफेंस के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, वो तो मस्ट है, आपको फर्स्ट ईयर से इनरोल करना है। लास्ट कुछ बातें जो आपके दिल में आ रही हों जो स्टूडेंट को बतानी चाहिए, वो कौन सी? देखो यार, अगर आप BHU आ रहे हो तो पहले तो ये कोशिश करो कि आप इससे भी अच्छी जगह जाओ। आप 12th में इतनी मेहनत करो, दिस इज़ नॉट द बेस्ट प्लेस फॉर ए साइंस स्टूडेंट, तो पहले कोशिश आप करो वहाँ तक पहुँचते हो। पर खुदा ना खास्ता अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी चीज़ें ख़त्म हो गई। यहाँ पर आप आते हो, यहाँ से आप न्यू स्टार्ट करो। यहाँ आने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला है कि टाइम मैनेजमेंट। बच्चे यहाँ फर्स्ट ईयर में आते हैं, हॉस्टल मिलता है, कई सारे बच्चों से मिलते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। मैंने खुद देखा फर्स्ट ईयर में काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। तो आपको ये ध्यान देना है कि नहीं भाई, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो मेरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपका पढ़ाई है तो पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मस्ती करो, मौज करो, घूमो, चीज़ें एक्सप्लोर करो। वैसे ही बनारस एक्सप्लोर करने की बड़ी अच्छी जगह है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपस में ही अपने आप में ही बहुत अच्छी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। पर आप अपना जो आपका पहला प्रेफरेंस है पढ़ाई, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप इवेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करो, चाहे फिर वो स्पोर्ट्स हो या एक्स्ट्रा करिकुलर हो, जो मैंने अभी पहले बताया। क्योंकि इससे क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें आप यहीं पर सीख सकते हो। अगर आपका कॉलेज ख़त्म हो जाता है फिर आप सोचते हो कि मैं सर्टिफिकेट कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो चीज़ें नेचुरल नहीं रहती हैं। बिल्कुल। तीसरी चीज़ ये है कि दोस्त बहुत अच्छे बनाओ। जैसे मैं जब यहाँ पर आया, जैसे आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप यहाँ पर हो तो आपके पेरेंट्स तो यहाँ हैं नहीं, जो सबसे पहले आपके काम आएंगे वो आपके दोस्त आएंगे। तो आपको फर्स्ट ईयर में इन 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छे दोस्त बनाओ, आप अपने पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, और तीसरा ये जो इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, इसमें पार्टिसिपेट करो। लास्ट फेज़ में अब हम लोग एंट्री लेने वाले हैं और रैपिड फायर स्टार्ट होने वाला है। सर्वाइविंग इन BHU और थ्राइविंग। हॉस्टल वर्सेस डे स्कॉलर। हॉस्टल। लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करेंगे या रूम में? रूम पर। लेट नाइट स्टडी और अर्ली बर्ड? लेट नाइट स्टडी। स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ? दोनों। सेल्फ स्टडी और कोचिंग? ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और आप कंसिस्टेंट हैं, डिसिप्लिन है, तो सेल्फ स्टडी। घाट पे जाना या BT? रूम पर रहना। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? एम्बीवर्ट। बैक बेंचर और फ्रंट? बैक बेंचर। ग्रुप स्टडी और सोलो? सोलो। अंतिम उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो आप पहले सोच कर आए हो, जो आपका एम है, वो आप अचीव करो और आप अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को, अपने सोसाइटी को प्राउड फील कराओ। ये उद्देश्य होना चाहिए। थैंक यू सो मच गणेश। आई होप आप लोग को ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा और बहुत सारा प्यार देंगे आप लोग, और जैसे ही आएंगे आप अपने सीनियर से ज़रूर मिलेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।